हेलो स्टूडेंट, कल हमने देखा था समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य किया जाता है। कार्य मतलब हमने बाह्य कार्य किया था, क्योंकि स्वतः अगर विद्युत द्विध्रुव अगर स्थिर अवस्था में है तो उसको घूर्णन गति लाने के लिए बाहर से कोई ना कोई तो कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया था, इसको हमने अच्छे से कल किया था। थीटा बराबर 0 से लेकर थीटा तक घुमाने में जो कार्य हुआ था, उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। तो यहाँ से कैसे आया था, घूर्णन था, तो टॉ इंटू डी थीटा करके उसका मान निकाला और एक फाइनल रिजल्ट आया था। हमें कितना आया था, ये आ गया था, डब्ल्यू बराबर पीई 1 - कॉस थीटा। तो यहाँ से हम जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कि 0 से 45 डिग्री घूर्णन कराने में कितना कार्य किया जाएगा, थीटा के बराबर 45 डिग्री रख देंगे। 90 पूछा जाए तो 90। ये इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये सेट की थी हमने कि कहाँ से लिया था, थीटा बराबर 0 से लिया था। अब सपोज करो कि आपको क्वेश्चन दे दे कि 45 डिग्री से 90 डिग्री का क्वेश्चन आ जाए, तो हमें क्या करना है कि जो हमने स्टार्टिंग में किया था, ये 0 से थीटा, यहीं पे इसको क्या कर देंगे, इसको हम थीटा 1 से थीटा 2। अब बताओ थीटा 1 क्या होगा, थीटा 1 हो जाएगा अपना 45 कि 45 से 90 तक। तो इसमें अपने पास जो लिमिट आ जाएंगी, उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला दूसरा बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा था। तो यहाँ पे हम इतना पहुंच चुके हैं। अब हम एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स फ्लक्स तो इसकी हेडिंग डालिए, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स 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 ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। तो आज हम देखेंगे कि इसको कहते किसको है, विद्युत फ्लक्स क्या है। देखो, अब तक हमने देखा था, नोट नहीं करना, ये डायग्राम में वैसे होना। अब तक हमने क्या देखा था कि कोई स्थिर आवेश होता था, उससे क्या होता था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या तो बाहर की तरफ आती थी या फिर अंदर की तरफ आती थी। तो ये तो प्लस क्यू के कारण था। माइनस क्यू के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, अंदर आती हैं। तो इस हिसाब से हमने यहाँ तक सीख लिया। अब अगर ऐसा मैं ये कह दूं कि कोई पृष्ठ रखा है इसके यहाँ पे, और इससे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अब विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, और जो इसके एक तो होंगी इसके अंदर प्रवेश करने वाली, और यहां से जो निकल के आएंगी, इन विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। कि हाँ, इस पृष्ठ से इतना फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है या इसमें प्रवेश कर रहा है, तो उसका एक नाम होता है, कि उसका नाम क्या है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स फ्लक्स FLUX, इसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए हम डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन अगर इनको हम सीख जाते हैं तो फिर एक बड़े अच्छे डेरिवेशन या टॉपिक को हम आसानी से हल कर पाते हैं। तो इसमें लिखिए, इसमें इसमें लिखो, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वाली वैद्युत विद्युत बल बल रेखाओं कह दूं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं कह देता हूं, कह दूं तो एक ही बात है। बल संख्या रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है कहलाता है। अब इसे ये भी लिख लो, इसे फाई, इसका नाम होता है फाई। क्या नाम है, फाई।
याद रहेगा, इसको फाई से व्यक्त करते हैं, फाई से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। और ये भी लिख लो, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। तो देखो, हम जो भी परिभाषा लिखा रहे हैं ना, वो एक एक वर्ड, एक एक उसका अपना एक अर्थ है। तो इसलिए ध्यान से हर एक वर्ड पे गौर करके लिखना है। देखो, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ, मैंने जैसे एग्जांपल बताया था कि विद्युत क्षेत्र था अपना, उसमें रखे किसी पृष्ठ, हमने एक पृष्ठ लिया था के लंबवत। अब इस पृष्ठ को इसे, इसके क्या रखा है, लंबवत रखा है। पृष्ठ को क्या रखा है, इसके लंबवत रखा है। और इस हिसाब से रखा है कि यहाँ पे रखा है और यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो जितनी इधर पार निकलेंगी उनकी संख्या, देखो हमने क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है हमने कि लंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या। कैसे, लंबवत। तो मैंने अगर इसमें देखो कैसे है, अपने पास इसमें आ जाएगा, अपने पास ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अपने पास एक पृष्ठ रखा है, एक एक पृष्ठ ये रख दिया। ये एक कोई पृष्ठ रखा है इसके बीच में, ये अपने पास पृष्ठ हो गया। तो इस पृष्ठ में हम देखेंगे, तो यहां से क्या हुआ, इस पृष्ठ से केवल जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार निकली हैं उनकी संख्या क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या कहलाएगी, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाती है, कि इस पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स क्या है, इनकी संख्या। तो देखो, अपने पास ये था विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं, ई वेक्टर था यहाँ पे, ये कोई अपना पृष्ठ था। और यहाँ पे ये क्या है, पृष्ठ से गुजरने के उपरांत है ये, गुजरने के उपरांत क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं। ये चित्र ऐसे ही बना लेना, क्षेत्र रेखाएं हैं और इसको क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब ध्यान से देखना, अब ये ऐसा पॉसिबल है क्या, ये पृष्ठ अभी तो ऐसा मुड़ा हुआ है, अभी कैसा मुड़ा हुआ है, ऐसे झुका हुआ है, ऐसे इसको ऐसे झुका हुआ है। तो हमें केवल वही चाहिए जो इसके लंबवत है। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है कि हम इसको कैसे लंबवत निकालें। तो देखो, यहां से हमारे पास एक तो इसके इस दिशा में तो क्या है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है, बराबर। अब इस पृष्ठ के हम एक लंब सदिश निकालते हैं हमेशा, पृष्ठ के लंब सदिश, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ कि अपने पास, मान के चलो, अपने पास कोई ये सतह है, तो इसका लंब सदिश किधर होगा, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इसका ऊपर। तो इसका वो पृष्ठ के लंबवत रहता है, तो उसको हम कह रहे हैं डी ए वेक्टर, उसका नाम दे रहे हैं डी ए वेक्टर। अब डी ए क्यों लिखा है, कोई एक अल्पांश पृष्ठ के कारण हो गया, अल्पांश क्षेत्रफल के कारण हो गया। अब इन दोनों के बीच का कोण क्या है, मान लो इनके बीच का कोण क्या है, थीटा। सही नहीं दिख रहा होगा, ये इसके इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा। तो अब यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इन क्षेत्र रेखाओं से कोई बीच में कोई पृष्ठ रखा हुआ है। तो पृष्ठ से जो लंबवत, पृष्ठ से लंबवत जो क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे गुजरेंगी उनकी संख्याओं को क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। तो हमने उनको क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। अब इस फ्लक्स का मान ज्ञात कैसे करते हैं, कैसे इसको हल करना है, ये होता क्या है, देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए,
इसके लिए ज्ञात करने के लिए एक तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, उसकी दिशा होगी, एक वेक्टर बनेगा विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ये बन गया। और इसमें जो पृष्ठ रखा हुआ है ना, उसके लंबवत एक क्षेत्रफल सदिश निकालते हैं लेते हैं, और वो क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लंबवत रहता है, इस पृष्ठ के क्या रहता है, लंबवत रहता है। तो एक होता है डीए वेक्टर, ये डीए, और एक विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर आता है ई डॉट डीए वेक्टर, ये आता है अपना फाई। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं, बस इतना सा है। तो इसमें लिखिए, ये चित्र बना लेना है, और इसमें नीचे लिखना है विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई, विद्युत फ्लक्स फाई को, या फिर विद्युत फ्लक्स को ऐसे लिख लेना, विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स को विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, और पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश क्या है, डीए वेक्टर, डीए वेक्टर के अदिश गुणन। और अदिश गुणन हमने कहाँ पढ़ा था, 11th क्लास में, फिर भी हम यहाँ पे एक बार बता देंगे। अदिश गुणन को हम क्या बोलते हैं, अदिश गुणन को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट द्वारा प्राप्त किया जाता है, द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट द्वारा। कैसे, हमारे पास, हमने अल्पांश क्षेत्रफल की वजह से ले रहे हैं, देखो कैसे प्राप्त करेंगे, एक तो ई वेक्टर, और इसका डॉट करना है किसके साथ, क्षेत्रफल सदिश के साथ। तो ये क्या मिलेगा हमें, डी फाइव। अभी हमारे पास क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल है, तो हमने इसको क्या रख दिया, पार्शियल। अब एक बात बताओ, मैं इस पे वेक्टर लगाऊं या नहीं लगाऊं, नहीं लगेगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है, ये है क्या, एक अदिश राशि है, यानी कि फ्लक्स में कोई दिशा नहीं मिलेगी। तो दिशा नहीं मिलेगी, तो इसका कारण क्या है कि हम इसको सदिश में व्यक्त नहीं कर सकते। और इसका एक रीजन ये भी है कि डॉट प्रोडक्ट से जो प्राप्त होने वाली राशि होती है उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि। तो यहाँ पे लिख देना है, यह अदिश राशि है, अदिश राशि है, ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इसको क्या है, डॉट प्रोडक्ट को कैसे खोल सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, ऐसे तो पढ़ा ही होगा, ई डी ए कॉस थीटा। इसको क्या है, ये अदिश प्रोडक्ट को खोलने का तरीका है ना, कॉस से खोलते हैं, और जो क्रॉस आता है, सदिश गुणन आता है, उसको साइन से खोलते हैं। तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं, यहाँ, यहाँ थीटा ई व डी ए वेक्टर के बीच का कोण है, बीच का कोण है। और इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये समीकरण नंबर 1 क्या व्यक्त कर रहा है, फ्लक्स को व्यक्त कर रहा है। तो ये अपना विद्युत फ्लक्स हो गया, इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत, इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है। इसमें केवल क्या करना था, इसमें हमें विद्युत क्षेत्र दे रखा है, उसमें कोई पृष्ठ रखेंगे, पृष्ठ के लंबवत हमें क्या निकालना है, बल रेखाएं निकालनी है, और जो बल रेखाएं होंगी उनकी संख्या को क्या बोल देंगे, विद्युत फ्लक्स। अब इसको ज्ञात करना है, ऐसे तो है नहीं कि हम डायरेक्ट कैसे ज्ञात कर लें। इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, एक तो ई वेक्टर और एक डी ए। तो यहाँ से हम फाई निकाल सकते हैं। अभी ये फाई कैसा है, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश के लिए आया है, किसके लिए आया है, डीए। डीए क्या है, एक छोटा सा कोई अल्पांश ले लिया, उसके लिए है। अब हमें चाहिए पूरे पृष्ठ के लिए, हमें क्या चाहिए, इस पूरे पृष्ठ के लिए चाहिए। तो क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जितने भी पार्शियल छोटे छोटे भाग के लिए निकालते हैं, एक भाग के लिए, फिर हमें पूरे पृष्ठ के लिए चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, समाकलन किया जाता है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कुल फ्लक्स, क्या लिख सकते हैं,
फुल फ्लक्स, फुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई। इसको प्रॉपर चिन्ह बनाना है तो इसको ऐसे बनाते हैं, फाई। फाई बराबर ये आ जाएगा अपना पास। इसको क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, किसका, जो अल्पांश के लिए निकाला है उसका। अब कहाँ तक करेंगे, पूरे पृष्ठ के लिए करेंगे तो हम उसके नीचे लिख देंगे पृष्ठ। और पृष्ठ को क्या लिखते हैं हम, जो पृष्ठ है उसको इंग्लिश में लिखते हैं सरफेस। क्या लिखते हैं, सरफेस। और इसको स्मॉल एस से लिख के यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास। देखो मैं पृष्ठ को ऐसे लिख देता हूँ और डी का मान क्या है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो इस प्रकार से अपना ये फाई मिल जाएगा, पूरे पृष्ठ के लिए फाई मिलेगी। तो ये याद रहेगा। अब हम इसके कंडीशन देखते हैं, केस देखते हैं कि कितना कितना मान आता है और कैसे कैसे कितने कोण पे कितना आता है। देखो केस वन, इसका मान केस वन लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे लिखते हैं केस वन। तो इसमें क्या लिखें, इसमें लिख लेते हैं थीटा बराबर 0 पर। थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर क्या है, समांतर। देखो थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है, थीटा बराबर 0 का मतलब है कि ई वेक्टर और ये जो डी ए वेक्टर है ये दोनों आपस में कैसे हैं, एक ही दिशा में। तो इसका मतलब क्या है, थीटा इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है ये कैसा हो जाए, सीधा लंबवत हो जाए। ये पृष्ठ कैसा है, ऐसे झुका हुआ है, ये सीधा ऐसे लंबवत हो जाए तो क्षेत्रफल सदिश इसके, या जो क्षेत्रफल सदिश है ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, तो दोनों आपस में कैसे हो जाएगी, बराबर। मतलब ये पृष्ठ अगर पूरा ऐसे हो जाए तो ये भी इधर आ जाएगा और इसके जो पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश है ये भी इधर आ जाएगा। तो ये पृष्ठ के, तो अब पृष्ठ के साथ देखा जाए तो ये 90 डिग्री और क्षेत्रफल सदिश थीटा कोण पर वो 0 डिग्री है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पे डीए तो इसके समांतर आएगा और पृष्ठ क्या जाएगा, इसके लंबवत। या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ई वेक्टर लंबवत किसके है, पृष्ठ के। लंबवत किसके है, पृष्ठ के। तो अब देखो, चूंकि फाई क्या होता है, ई ए कोस थीटा, कॉस थीटा। अब इसमें क्या रख देंगे, ई ए कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 का मान क्या था, 1, तो अपने पास ई ए आ जाएगा। तो ये फाई का मैक्सिमम मान आता है, फाई बराबर ई ए। ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश का परिमाण है। और एक दूसरा केस है, यहाँ पे देखते हैं। दूसरा केस सेकंड, जब थीटा कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री पर, 90 डिग्री का मतलब क्या है, 90 डिग्री का मतलब है कि अपने पास ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और अगर मैं इसमें ऐसे रख देता हूं कोई भी पृष्ठ को ऐसे, तो पृष्ठ को मैंने ऐसे रख दिया तो इधर तो पहुंच गया ई वेक्टर, इधर क्या आ गया, ई वेक्टर। इसको बस ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। और हमें पता है क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, इसके लंबवत होता है पृष्ठ के। तो ये आ गया अपने पास डी ए वेक्टर। तो इसी कंडीशन में तो लंबवत हो सकता है ये। तो मैं इसमें हो जाएगा ई वेक्टर लंबवत है किसके, डी ए के। सही है। और इसको मैं ऐसे लिख दूं, ई वेक्टर समांतर है किसके, पृष्ठ के। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पृष्ठ के तो समांतर है ना, ये पृष्ठ तो ऐसे है और इसी दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा समांतर है। और लंबवत किसके, क्षेत्रफल सदिश के। तो अब देखो क्या आएगा, तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा की जगह क्या रख देते हैं, 90 डिग्री। और कॉस 90 क्या होता है, 0, तो फाई आ गया 0। यानी कि फाइव का मिनिमम मान आ गया 0। तो ये आ जाएगा अपना, क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं
चूंकि cos 90 कितना होता है 0, और यहाँ पे cos 0 का मान 1। तो इस प्रकार से अपने पास दो केस बन गए, और बाकी के केस चाहिए तो वो भी बन सकते हैं कि 45 पे कितना होता है। अब यहाँ पे देखो, गौर करके देखा होगा कि अपने पास ये जो समीकरण है एक, ये समीकरण एक है, इससे देखो यहाँ पे कि फाई के कितने कितने मान आ सकते हैं। पहला तो फाई किस पे निर्भर कर रहा है, थीटा पे। फाई किस पे निर्भर कर रहा है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच के कोण पे निर्भर कर रहा है, एक कथन आ गया। दूसरी बात आ गई कि 5 का मान देखो, जब इसका मान 0 है तो एक होके ये अधिकतम हो रहा है, धनात्मक आ सकता है। जब इसका मान 90 आ जाता है तो इसका मान 0 आ जाएगा, 0 भी हो सकता है। और जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक चला जाए, 90 डिग्री से अधिक चला जाए, तो 5 का मान ऋणात्मक भी आ जाएगा। तो इसलिए अब हमारे पास तीनों तरीके की वैल्यू संभव है। एक तो वैल्यू कौन सी मिल सकती है, इसका मान धनात्मक भी, 0 भी और ऋणात्मक भी मिल सकता है। और एक कंडीशन क्या थी अपने पास, एक कंडीशन है ये वाली। इस स्थिति में फाई का मान कितना आ रहा है, विद्युत फ्लक्स का मान 0। 0 का अर्थ क्या होता है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही। अब यहाँ देखो, इसमें कोई रुकावट है क्या, ऐसा कोई है जो पृष्ठ से पार होके जाए, नहीं है। क्यों, वो फ्लैट है, ऐसे नीचे लेटा हुआ है, और विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे है, तो इसमें कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है इसके ऊपर से निकल जाएंगी, नीचे से निकल जाएंगी। तो इसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। अगर इसमें जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, कुछ इसमें अगर कोई कोण पे होगा तो ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से पार होंगी। किससे पार होंगी, पृष्ठ से पार होंगी। वरना अगर फ्लैट अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या तो ऊपर से होंगी पर इस पृष्ठ से नहीं निकलेंगी। उसका कारण क्या है, उसका क्या कारण है कि यहाँ पे कोई ऐसा पृष्ठ नहीं है जिससे कि गुजरने का स्थान मिल जाए। तो इसका आ, हमने इसका मान निकाला तो कितना आया, 0। तो मतलब इस पृष्ठ के केस में कोई भी फ्लक्स रेखा यहाँ पे हमें प्राप्त नहीं होंगी। तो इसके लिए लिख लेते हैं, इसमें समीकरण एक डाल रखा है ये, तो मैं इसी से लिखा रहा हूं। इसमें लिखना समीकरण, ऐसे करके एरो लगा के लिख लेना। समीकरण एक से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि फाई का मान, फाई का मान क्या क्या हो सकते हैं, धनात्मक, कौमा, शून्य एवं ऋणात्मक, ऋणात्मक संभव है। ये पता चल गया। इसमें एक और बात, फाई का मान ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के मध्य, मध्य कोण पर, मध्य कोण क्या है, थीटा पर निर्भर करता है। ये भी बात हमने देखी है, निर्भर करता है। ये भी बात हमने देखी है कि नहीं देखी है, देखिए। अब कोण पर निर्भर कैसे करता है, ये भी लिख लेते हैं। जब थीटा क्या आ जाए, 90 से छोटा आ जाए, यानी कि क्या है, न्यून कोण, तो फाई कैसा आ रहा था, तो फाई धनात्मक होगा, फाई धनात्मक। और थीटा का मान 90 आ जाए तो फाई का मान कितना आ रहा है, शून्य। क्यों, कहाँ से आ रहे हैं ये सब आ रहे हैं समीकरण एक से। समीकरण एक में क्या कह रहे हैं कि फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा डी फाई। तो कॉस थीटा का मान देखो, 0 पे, 90 पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, शून्य आ गया, फाई शून्य। और जब थीटा ग्रेटर देन है 90 से, यानी कि अधिक कोण है, तो फाई ऋणात्मक। अब ये ऋणात्मक अधिक कोण कैसे है, 90 डिग्री से ज्यादा लेके देखना,
कॉस 120 डिग्री 130 डिग्री इनके मान ऋणात्मक आने से फाई का मान कैसे हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है, एक तो निर्भर कर रहा है ये इन दोनों के बीच के कोण पर भी निर्भर कर रहा है। और जीरो कब होता है, ये स्पेशल कंडीशन है। ये आगे के कभी कभी एग्जामों में आ जाता है। और ध्यान रखना थीटा क्या है, थीटा ई वेक्टर व इनके क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, ना कि पृष्ठ के वाला। कौन कौन सा, क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश ये ध्यान रखने ना सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। ये मैं एक्स्ट्रा लिखा देता हूं। और कहीं पे भी हाशिए में लिख लेना क्षेत्रफल सदिश, ये इसका कोई पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश कहीं अदर जगह पे लिखना, क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है, लंबवत होता है। ये कहीं भी कोई एक जगह हो जहां पे तुम लिख सकते हो अपने नॉलेज के लिए, वहां लिख लेना। तो इस प्रकार से हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया। विद्युत फ्लक्स के अब हम देखेंगे इसके मात्रक क्या है, बीमा क्या आती है। हमने सबसे पहले क्या क्या किया है देखो। सबसे पहले तो हमने ये दिया है कि फ्लक्स किसको कहते हैं, अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, उसमें कोई पृष्ठ रखा है और इस पृष्ठ से जितनी क्षेत्र रेखाएं पार निकलेंगी उनकी संख्या को क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। और विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, एक आदेश राशि है। जब भी रिवीजन करो ना तो इसी प्रकार से किया करो कि एक रफ साथ में लेके बैठे हो और रफ में लिखते जा रहे हो, ये आदेश राशि है और क्षेत्र रेखाओं की संख्या निकलती है और इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, विद्युत फ्लक्स। ये डी फाई क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक अल्पांश क्षेत्रफल के कारण प्राप्त किया है। अगर हम इसको समाकलन कर दें पूरे पृष्ठ के लिए तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कुल फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। अब हमें कुछ विशेष स्थितियों पे देख लिया कि थीटा कितने हैं। तो थीटा के cos थीटा का मान रख के यहाँ पे 0 पे रखा तो 1 आ गया, 90 रखा तो 0 आ गया। फ्लक्स का मान कब 0 आएगा, जब डीए के साथ क्षेत्रफल सदिश के साथ तो 90 डिग्री हो, या फिर पृष्ठ कैसा हो उसमें समांतर पड़ा हो। पृष्ठ कैसा है, समांतर, तो अपने पास फ्लक्स 0 आ जाएगा। 0 का मतलब कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही, कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही, तो तब क्या कहेंगे हम उसको, उसको कहेंगे फ्लक्स का मान 0 है। तो अब अगला हेडिंग डालो, इसमें अगली हेडिंग है विद्युत फ्लक्स की मात्रक एवं विमान। विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमान डालो। विद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमान। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मात्रक कैसे निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं अपने पास कोई भी फॉर्मूला हो, उस फॉर्मूले के हिसाब से हम देखते हैं कि इसका न्यूटन है वो उसमें आ गया, तो इस हिसाब से देखते हैं। चूंकि हमने फाई क्या पढ़ा था, ई डॉट डी ए, ये पढ़ा था। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं कि फाई बराबर ई ए, तो कोई दिक्कत है क्या, मात्रक के लिए लिख रहे हैं, कोई ऐसे अभी हल करने के लिए नहीं लिख रहे हैं, मात्रक के लिए लिख रहे हैं। ई का ई क्या है यहाँ पे, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका मान क्या होता है, ई का न्यूटन पर कूलाम। ये कहाँ से आया, न्यूटन पर कूलाम हमने स्टार्टिंग में लिखाया था। ये एकांक आवेश पर लगने वाला बल, कूलामियन बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी वजह से नीचे क्या आ गया था इसमें, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम कहाँ से आया, न्यूटन पर कूलाम आया था स्टार्टिंग से। और ए क्या है, क्षेत्रफल। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाई को लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम इंटू क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फाई का मात्रा क्या आ गया, फाई का मात्रा क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। ये फाई का मात्रक आ गया। फाई का मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। और सी क्या है यहाँ पे, सी कूलाम है, कहीं गलत मत कर देना सी का, कुछ और मान बैठो इसको, सी क्या है, कूलाम है। तो अपने पास फाई का विद्युत फ्लक्स का मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम इनवर्स। तो इस प्रकार से हमें ये मात्रक भी मिल गया। अब हमारे पास इसमें दो ऑप्शन और हैं कि देखो
इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसी समीकरण को मैं इसको ऐसे लिख दूं, फाई इक्वल टू न्यूटन अपन कूलाम तो है, मीटर को दो बार लिख दूं, मीटर मीटर। तो हमने देखा था जो भी कार्य जूल होता है, जो जूल होता है वो क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। बल का मान न्यूटन हो गया और विस्थापन मीटर। हमने कार्य कैसे पढ़ा था, कार्य हमने कार्य यानी कि जूल ऐसे पढ़ा था कि सर बल इंटू विस्थापन किए थे, और इनका डॉट प्रोडक्ट था वैसे तो, पर गुणा में लिख सकते हैं, विस्थापन था, विस्थापन का तो मीटर ले लिया और बल का न्यूटन ले लिया। तो इस प्रकार से हम जूल क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर को क्या लिख सकते हैं, जूल। तो सर इसको हम न्यूटन मीटर को क्या लिख दें अब, जूल। तो चलो भाई ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया जूल इंटू मीटर अपॉन में कूलाम, ये भी आ गया, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है, हम ऐसे करके बहुत सारे मात्रक बना सकते हैं यहाँ से। अब देखो कि सर हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी आ गया समझ में, ये भी आ गया समझ में। पर सर हमने इसका भी मान अलग से पता है, कूलाम का। कूलाम का हमने एक जगह पढ़ा था, एम्पियर इंटू सेकेंड। किस किस को याद है, नहीं है याद? तो देखो रफ में साथ लेके बैठा करो, क्योंकि धारा क्या होती है, धारा आई बराबर आवेश बटे समय पी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। और क्यू का कूलाम और आई का एम्पियर और टी का सेकंड, ऐसे बना सकते हैं मात्रक। तो कूलाम का क्या आ गया, एम्पियर इंटू सेकंड। अगर मैं ये दोनों मान यहां रख देता हूं तो इसका अब एम्पियर में भी एक मात्रक बन गया, यहां रखने पे भी एक एम्पियर में मात्रक बन गया। तो चलो रख देते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे, अतः फाई का एक मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में एम्पियर इंटू सेकेंड। एक तो ये आ गया, ये भी आ गया। और इसमें रखा, अगर हमने इसमें रख दिया ये वाला मान, तो क्या बन गया, देखो फाई जूल इंटू मीटर अपॉन में एम्पियर इंटू सेकेंड, ये भी बन गया। अब देखते जाना। अब सर हमने एक चीज और पढ़ी है, हमने पढ़ा है कि इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य यानी कि जूल बटे सेकंड, इसको हम वाट लिख सकते हैं, शक्ति कहलाता है। इकाई समय में किया गया कार्य यानी कि इकाई समय नीचे आ गया और जूल ऊपर आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम वाट लिख सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, शक्ति। इसको क्या कह सकते हैं, शक्ति कहलाता है। तो अब हम ये भी काम कर सकते हैं कि हम इसका जो ये है, ये वाला पार्ट इसको क्या लिख दें, वाट लिख दें, क्योंकि जूल बटे सेकंड क्या लिख सकते हैं, वाट। तो अब फाई का मान क्या आ गया, एक मात्रक और बन गया, वाट इंटू मीटर अपॉन में एम्पियर। तो इस प्रकार से हमारे काफी बहुत कई प्रकार से हम इसके मात्रक लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में ज्यादातर ये तो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है, कभी कंपटीशन में ऐसा भी पूछा जा सकता है, कभी ऐसा भी। अब इसको समझने के लिए हमें बेसिक जो है वो मेन यहीं से आता है, जितने भी एग्जाम आते हैं वो यहीं से इसमें कन्वर्ट करता जाएगा। तुमसे जब कूलाम नहीं दे रखा तो इसका मतलब है कि कूलाम का मान यहाँ से बदला हुआ है, ये बदल दिया। जब उसमें जूल आ रहा है तो इसका मतलब न्यूटन नहीं है, जो न्यूटन को जूल में कन्वर्ट किया है। तो इस प्रकार से हमें ये चीजें चेक करके देख लेना है कि किस किस मात्रक से कैसे कैसे है। अब हमारे पास आता है एक काम और, अब हमें क्या निकालनी है, इसकी बीमा निकालनी है। तो अब क्या निकालने वाले हैं, बीमा। तो इसमें बीमा, बीमाएं कैसे निकालेंगे, देखो बीमा निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, कोई भी फॉर्मूला जो तुम्हें याद हो। तो मैं ये ऊपर वाला फॉर्मूला लिख लूं, चूंकि फाई बराबर क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड, ये वाला ही फॉर्मूला लिख दिया। तो न्यूटन का तो क्या होता है, न्यूटन की बीमा क्या है, M1 L1 T-2। न्यूटन क्या है, बल है,
और इसकी बीमा अगर तुम्हें नहीं पता तो एफ बराबर एम ए रखना। एम द्रव्यमान है, ए त्वरण है, तो ये बीमा आ जाएगी। और नहीं भी आती है तो 11th क्लास में ये किया है। और ए क्या है, एम्पियर, इसका तो नहीं लिखते। और टी सेकंड क्या है, टी आ जाएगा। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट लिख देंगे ये वाला। इसलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या रख दें, इसका इसकी बीमा ये, फिर ये मीटर है, L1 आ जाएगी। तो यहाँ से M1 L1 T-2। अब यहाँ पे क्या है, एम स्क्वायर है, मीटर है तो मीटर का एक तो L1, इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। नीचे एम्पियर का तो एम्पियर रख लेते हैं, और सेकंड का T1। तो अब इसको हल करो। M1 हो गया, L का कितना हो गया, देखो L का यहाँ से 2 हो गया, एक यहाँ पे है तो L के कितने आ गए, 3। तो M1L3T, टी का देखो -2 ऊपर है, और एक यहाँ से जाएगा तो माइनस का एक ये हो गया, तो टी के आ गए -3। और ए का कितना आ गया, नीचे से जाके ऊपर -1। तो इस प्रकार से ये बीमा आ गई। बीमा कितनी आई है, बीमा आई है हमारे पास M1L3T-3 A-1। तो इस प्रकार से ये हमने पास यहाँ तक इसको याद रखना है, समझना है। और प्रैक्टिस बिना रफ के नहीं हो सकती। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए एक रफ होना जरूरी है। और जितना रफ में करोगे पेन से चला के, कि पूरा स्पीड से ये किया वो किया ये किया, ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, तो उससे दिमाग में एक मैपिंग बनती है। उस मैपिंग की वजह से आप इतने अच्छे से कंसेप्ट कवर कर पाओगे, याद रख पाओगे। वरना छोटे छोटे टॉपिक इतने भयंकर रूप ले लेंगे आगे जाके, जो याद रखने में दिक्कत आएगी। तो अब मैं अभी से कहता हूँ कि जितना हो सके रफ में, बिल्कुल जैसे क्लास खत्म होती है आपने नोट, ये तो डायरेक्ट नोट में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा और चीज नहीं लिखनी, डायरेक्ट नोट में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको रफ में बाद में करके देखना है, जिससे कि तुम्हारे एक अच्छे से कंसेप्ट बैठते चले जाएंगे। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं गाउस का नियम। अगला टॉपिक डालिए, गाउस का नियम। अब सारे टॉपिक इसी से जुड़ते जुड़ते चले जाएंगे। इसमें हेडिंग डालो, गाउस का नियम। गाउस का नियम कह दूं मैं, या मैं इसको गाउस प्रमेय भी बोल सकता हूँ। और ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक दूसरे से आपस में ये लिंक हैं, जुड़े हुए हैं। इसलिए जब भी पढ़ो तो बीच से नहीं स्टार्ट करो। स्टार्ट कहाँ से करना है, शुरुआत से। तो देखो, गाउस का नियम क्या बताता है कि जो फ्लक्स जितना आता है ना किसी पृष्ठ से संबंध फ्लक्स, वो कितना आता है उसका एक गुणात्मक मान देता है, परिमाणात्मक मान देता है कि हाँ फाई जो फ्लक्स आएगा वो उसमें कितना आवेश है, किस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करना करते हैं। तो फाई का एक आंकिक मान निकालने के लिए, या फिर उसका मैं कह दूं कि अ, गुणात्मक मान या फिर परिमाणात्मक मान, कि उसका फाई का मान इतना आएगा, विद्युत फ्लक्स है उसको उसका कितना मान आता है, उसको ज्ञात करने के लिए किसका काम में लेते हैं, गाउस का नियम काम में लेते हैं। गाउस के नियम का उपयोग में लेते हैं, जिसको हम गाउस प्रमेय भी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, मैं समझा देता हूँ इसमें थोड़ा सा, आप इसको नोट नहीं करना। तो इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें क्या होता है कि एक अपने पास कोई स्थिर आवेश है Q, इससे हम एक काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं। क्या मानते हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ, इसके चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना करते हैं कि हाँ, हम व्यवहारिक तौर पे ये मान के चलते हैं कि ये पृष्ठ है, ये क्या है, एक जैसे अपने पास इस आवेश है, इस बिंदु पे हमें क्या करना है, इस बिंदु पे हमें फ्लक्स ज्ञात करना है या फिर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी के आसपास चारों ओर एक पृष्ठ मान लेंगे। और वो पृष्ठ भी कैसा होगा, वो पृष्ठ होगा काल्पनिक। ऐसा नहीं है कि जैसे हमें इस बिंदु पे ज्ञात करना है, इस पे तो मैं क्या करूंगा, इस पे एक पृष्ठ मान लूंगा, और मैं कह दूंगा कि ये क्या है, ये काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है, जिसको हम गाउस पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गाउस पृष्ठ बोलेंगे। अब मैं क्या करूंगा कि गाउस का नियम क्या कहता है कि इस पृष्ठ से, इस पृष्ठ से मतलब इस पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इसके लंबवत कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, पाई। तो उसको ज्ञात करने के लिए गाउस ने बोला था कि इस पृष्ठ में जितना भी कुल आवेश है ना, जितना भी कुल आवेश, कुल आवेश
और उसमें एप्सिलॉन नॉट विद्युत निर्वात की विद्युतशीलता का भाग देने पे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, फ्लक्स होगा। यानी कि फाई को मैं लिख दूंगा इसमें कुल आवेश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से गाउस ने एक नियम दिया जिससे हम किसी बंद पृष्ठ से फ्लक्स जो निकल रहा है उसका हम आंकिक मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए अब इसमें लिखिए, इसको मिटा देता हूं मैं, इसमें हेडिंग डाल ही लिया होगा। तो इसमें लिखिए किसी स्थिर आवेश, स्थिर आवेश या स्थिर आवेशों का समूह, या स्थिर स्थिर आवेशों का समूह, या तो एक आवेश हो सकता है या फिर बहुत से आवेशों का क्या हो सकता है, समूह, जो कहाँ पे स्थित है, निर्वात में, जो निर्वात में उपस्थित है। मान के चल रहे हैं वो कहाँ है, निर्वात में उपस्थित है। के चारों ओर, के चारों ओर किसी काल्पनिक, काल्पनिक का अर्थ होता है कि वो व्यावहारिक रूप में उपस्थित नहीं है, उसकी एक कल्पना की जा रही है। काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करें, कल्पना हमने की थी, करके दिखाया था, कल्पना करें तो इस बंद पृष्ठ से, तो इस बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से अभिलंबवत है, अभिलंबवत बाहर निकलने वाला फ्लक्स, अभिलंबवत बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स, कितना निकलने वाला कुल फ्लक्स, कैसे ज्ञात करेंगे, कुल फ्लक्स का मान, कुल फ्लक्स, देखो फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में भी हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र में भी हो सकता है, इसलिए इसको हम क्लियरली लिख देते हैं। इसको हम, फ्लक्स कौन सा है, विद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ से परिबद्ध, पृष्ठ से परिबद्ध, परिबद्ध मतलब इसके अंदर जितने भी आवेश है, परिबद्ध आवेश, जितना भी इस पृष्ठ के अंदर आवेश है, परिबद्ध आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर तुल्य होता है। विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन नॉट, इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होता है, तुल्य होता है। इसे क्या कहते हैं, गाउस का नियम, इसे गाउस का नियम कह दूं मैं, या फिर क्या कह दूं, गाउस प्रमेय, गाउस प्रमेय कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। और काल्पनिक जो पृष्ठ है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे गाउस पृष्ठ, तथा काल्पनिक पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। क्या कह देंगे, गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। तो इसमें यही लिखना है बस। अब इसमें क्या करना है, देखो अपने पास कोई स्थिर आवेश है, प्लस क्यू, प्लस क्यू हो सकता है, माइनस क्यू है, मान लिया मैंने क्यू आवेश है, इसके चारों ओर क्या है, एक पृष्ठ, मैंने कह दिया ये क्या है, गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ। तो इस पृष्ठ से जो निर्गत कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स होगा उसका मान कितना आएगा, उसका मान आएगा परिबद्ध कुलावेश, परिबद्ध कुलावेश तथा
निर्वात की विद्युतशीलता क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। विद्युतशीलता, शीलता किसके व्यक्त करते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ये आवेश क्या हो जाएगा? क्यू जीरो। इसको हम समेशन लिख सकते हैं। समेशन का अर्थ क्या होता है? देखो मैं बता दूं। समेशन मतलब होता है कि ये कुल जितने भी आवेश हैं उनका योग। जैसे जैसे मान के चलो, इसमें नोट नहीं करना ये चीजें, चलो बाद में बताता हूँ, पहले ये लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास कुल आवेश फाई, कुल फ्लक्स फाई हो गया, और कुल आवेश एप्सिलॉन क्यू, समेशन क्यू बट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास आ गया कितना? विद्युत फ्लक्स। तो इस प्रकार से हमें ये मिल गया। अब हम ऊपर ही इसकी फ्लक्स की ये परिभाषा दे के आए थे कि इसका मान क्या होता है? समाकलन ई डॉट डी ए होता है। क्योंकि ये क्या है? कुल, कुल में हमने क्या किया था? समाकलन। और इसको हमने ऐसे लिखा था, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो, फाई समाकलन को किससे लिखा था? ई, ऊपर देखना, ई डॉट डी ए लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा था। अपॉन में आ, इसमें अब आ जाएगा इक्वल में एफ समेशन क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये अपने पास कंप्लीट इसकी फाइव फ्लक्स ज्ञात करने का पूरा स्टेप पता चल गया। अब देखो, ये जैसे मैं बता रहा था, ये एप्सिलॉन समेशन क्यू क्या है? अपने कोई पृष्ठ है, उसमें क्यू वन आवेश है, क्यू टू आवेश है, क्यू थ्री आवेश है। तो समेशन क्यू होगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। तो इसको बस ऐसे ही लिख देते हैं। इससे लिख देते हैं कि समेशन मतलब, समेशन का अर्थ होता है जुड़ते हुए सारे पद। तो ये हो जाएगा अपने पास समेशन क्यू। और निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है? विद्युतशीलता में लिखा देता हूँ एक बार, और इसका मान होता है 8.85 10 टू पावर माइनस 12। और इसमें मात्रक, मात्रक क्या आता है? के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर पड़ा था। के को हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा था, अपॉन में आर स्क्वायर था, तो इसका मात्रक आ जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक था। तो जब भी मात्रक की जरूरत पड़े तो कोई फॉर्मूला आप याद रख लो। मुझे तो यही फॉर्मूला याद था कूलाम बल का। मैंने के का मान 1/एप्सिलॉन नॉट रखा, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट यहीं रख के इसको इधर ले गया, एफ को नीचे लेके मैंने नीचे न्यूटन कर दिया, मीटर कर दिया, ऊपर क्यू क्यू थे तो कूलाम स्क्वायर। आप भी ऐसे याद रख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने गाउस का, गाउस प्रमेय, गाउस नियम देख लिया। देखो, कोई भी परिभाषा अगर याद नहीं हो रही है तो उसके स्टेप ध्यान से लिखना है, समझना है कि उसमें कर क्या रहे हैं। देखो, इस परिभाषा में हमने क्या देखा था? इस आवेश है या आवेशों का समूह, ये हो गया। जो निर्वात में है, निर्वात में है तो हमने एप्सिलॉन नॉट लेंगे। क्या किया है? कोई काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ माना है, तो उसके चारों ओर क्या माना है? एक काल्पनिक पृष्ठ। इसको क्या बोल रहे हैं? गाउसीय पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ के लंबवत, जो भी पृष्ठ के लंबवत बाहर फ्लक्स जाएगा, उसका मान फाई किसके बराबर है? उस पृष्ठ से मान, पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश, कुल आवेश। चलो इसमें ऐसे लिख लेना, परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। ये हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को विद्युत फ्लक्स यहाँ से निकालने का तरीका है। और इस प्रमेय, जो ये प्रमेय बताती है कि ऐसा क्यों आया, तो उसका नाम क्या है? गाउस का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से याद रहेगा ये। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे अपने पास ये पृष्ठ था एस, इसको हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, कुल पृष्ठ। इसको समाकलन को बंद करके इसको सरफेस, ये नीचे एस क्यों लिखा है? एस लिखा है मैंने पृष्ठ की वजह से। क्यों पृष्ठ की वजह से? क्यों? संपूर्ण आवेश है, सम ओ सॉरी कुल फ्लक्स है। तो ये तुम्हें जब भी डेफिनेशन इसकी पूछी जाए, छोटी सी इसकी परिभाषा यहाँ से बना के, कि कुल आवेश और विद्युतशीलता की अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स होता है। तो इसका ये सूत्र यहाँ से लिख के या फिर अपने 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करिए, याद करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।